पाकिस्तान के अंदर भी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का लिंकेज डेवलप हो जाए तो हम भी काफ़ी हद तक जो रियल रिसर्च है या एप्लीकेबल रिसर्च की तरफ हम आ जाएंगे। अगर लैब नहीं होगी, फैसिलिटी नहीं होगी तो वो उसकी पीएचडी का पाकिस्तान के अंदर आके कोई फ़ायदा नहीं है। कामसेड यूनिवर्सिटी जो है इसका डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स जो है वो हमारी नेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन डाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इस टैगलाइन के साथ हम एक नए इंटरव्यू के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक टीचर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी के, लेकिन इसके साथ साथ इनका ताल्लुक़ है डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स से। फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिसकी वजह से इन्हें NRPU ग्रांट और नेशनल पेटेंट ग्रांट अब तक मिल चुकी है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे ये बेशुमार काम कर चुके हैं और अब तक इनके कई रिसर्च आर्टिकल्स छाया हो चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ट्रेंड उस तरह से क्यों नहीं है जैसे बाहर UK, USA या दीगर ममालिक में है, उसकी क्या वजह है। और इसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमसेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स है वो किस तरह एक बेहतरीन काम कर रहा है स्टूडेंट्स को प्रमोट करने में, उनके लिए मौक़े फ़राहम करने में। ये सब बातें आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अकबर अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक हूँ और आप सुनाएं कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि शोबा तालीम व तदरीस में आपको दिलचस्पी कब और कैसे आपके अंदर डेवलप हुई? मैं सर उस वक़्त छोटी क्लास में था, 4 और 5 में। मैं एक फार्मर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे कज़न ने 1988 में BSc इंजीनियरिंग की थी और वो जो 17 ग्रेड में उस वक़्त अपॉइंट हुए थे। तो मेरे अब्बा जी ने भी मुझे मोटिवेट किया कि अकबर, आप भी अगर पढ़ें तो आप भी जो है ना वो कहीं अच्छे ओहदे के ऊपर फायज हों। ये मेरी फ़र्स्ट मोटिवेशन थी। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि रिसर्च की तरफ आपका रुझान कब डेवलप हुआ? क्योंकि आम तौर पे लोग जो है वो मास्टर्स MPhil लेवल के बाद वहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह फ़ेलोशिप की स्वीडन से और इसके अलावा भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम करते रहे, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? इसका इंटरेस्ट जब मैं एज ए लेक्चरर 2006 में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लेक्चरर सेलेक्ट हुआ था, तो उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे काफ़ी। उस टाइम के अंदर PhD डॉक्टर थे, हम उनको देख के मेरे अंदर भी मोटिवेशन पैदा हुई कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अच्छा टीचर या अच्छा रिसर्चर बनना है तो आपको फिर PhD करनी पड़ेगी। दैन उसी वक्त फिर मैंने जो है फेलोशिप अवेल की थी लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन से। सर, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स जो है कॉमसेट में, आपने बताया कि ये बेशुमार खिदमात सर अंजाम दे रहा है और आप भी इसमें शामिल हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ये क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है स्टूडेंट्स की लाइफ में? एक तो ये वैल्यू एडिशन कर रहा है कि हमारे पास कामसेट यूनिवर्सिटी के अंदर फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर 33 PhD डॉक्टर हैं। एक तो ये स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन है कि हम जो है नेशन के अंदर ये कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप काम कर रहे हैं, जैसे मेरा ग्रुप है बायोमेडिकल का, ऐसे और भी प्लाज्मा के ग्रुप काम कर रहे हैं, और फ्यूल सेल का है, सोलर सेल के ऊपर है, डिस्चार्जिंग बैटरी के हवाले से है, यानी मुख्तलिफ ग्रुप जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे पास इस्टेब्लिश लैब हैं और करैक्टराइजेशन टेक्निक के हवाले से हमारे पास काफ़ी फैसिलिटी है, जैसे रामन है, FTIR है, UV विजिबल है, और डिफरेंट ग्रुप की जो है लैब इस्टेब्लिश है। और मुझे भी जब प्रोजेक्ट मिला तो मैंने भी कामसेट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फ़िज़िक्स के अंदर नैनो मटीरियल एंड बायोसेंसिंग की लैब डेवलप की है। अच्छा, सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे मैंने आगाज़ में कहा भी था, बैरून ममालिक से और पाकिस्तान का रिसर्च की फ़ील्ड में, तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस उनके वहाँ नज़र आती हैं। तो हमारे यहाँ रिसर्च की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा? सर, इसकी एक दो मेन वजूहात है। एक तो जो बाहर की दुनिया में, जैसे मैंने भी स्वीडन से फेलोशिप किया है और मैं फ़राद यूनिवर्सिटी तुर्की का विजिटिंग जो रिसर्चर भी हूँ, तो वहाँ पे एक्चुअली ये है कि एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री है उसका लिंकेज है
कि जो चैलेंजेस है वो एक्चुअल यूनिवर्सिटी को कन्वे किए जाते हैं, उसके साथ उनको ग्रांट दी जाती है। तो तब जो चैलेंजेस है फिर यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं, रिसर्चर हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं और फिर आउटपुट जो है ना वो जो है सोसाइटी के अंदर कन्वे की जाती है, जिसका हमारी डेली लाइफ को फ़ायदा होता है। मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे जो मेजर इशू के ऊपर बताना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का लिंकेज डेवलप हो जाए तो हम भी काफ़ी हद तक जो रियल रिसर्च या एप्लीकेबल रिसर्च की तरफ हम आ जाएंगे। सर, आपके ख्याल में कौन से ऐसे 2-3 स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे ये रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में बेहतर हो जाए? इसमें एक तो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का लिंकेज क्रिएट हो जाए। ठीक है। दूसरा ये है कि हम जितने स्कॉलरशिप दे के बाहर पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए भेजते हैं हमारी एचईसी पाकिस्तान, अगर वो कहीं इधर सेंट्रल लैब बना के पाकिस्तान में वो बना दें, इस्टेब्लिश कर दें, बाहर से ट्रेन जो अच्छे रिसर्चर हैं उनको कुछ टाइम के लिए इनवाइट कर लें और इधर हमारे जो अच्छे रिसर्चर हैं, स्टूडेंट पीएचडी डॉक्टर हैं या टीचर हैं, उनको वो ट्रेन कर दें, वो हमारी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और हम हमारे जो डेली लाइफ के या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं वो फिर हम रिसर्च के थ्रू उसको हल करते रहेंगे। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है कि जब रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो लोग उस पर सही तरह से काम नहीं करते, एथिकली भी और वैसे भी उसमें मेहनत नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि आपने जब रिसर्च आर्टिकल्स लिखे तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि जिससे वो अपने रिसर्च आर्टिकल्स बेहतर लिख लें? उसमें एक तो ये है कि वो जो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए स्टूडेंट जो रिसर्चर है वो एक तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फंड की काफ़ी कमी होती है। अगर वो एचईसी पाकिस्तान, एनआरपीयू या एन अदर जो ग्रांट देती है प्रोजेक्ट की फॉर्म में, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन तो यूनिवर्सिटियों को चले जाता है उनके और को। और दूसरे ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रॉब्लम भी काफ़ी हैं, प्रोजेक्ट मिल जाते हैं लेकिन वहाँ पे जो टाइम काफ़ी लगता है, चीज़ें फाइलें आगे अप्रूव होने में। हालांकि एचईसी पाकिस्तान फ़ंड दे देती है, फ़ंड देने के बाद यूनिवर्सिटी उसकी अप्रूवल के लिए काफ़ी टाइम लगा देती हैं। जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसके पास प्रोजेक्ट के अंदर एक या दो एमफिल स्टूडेंट का जो है वो फेलोशिप भी मौजूद होता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटियों के लिए इतना टाइम लगता है स्टूडेंट की अप्रूवल में, वो जो टाइम है वो एक्सपायर हो जाता है तो फंड दोबारा फिर एचईसी पाकिस्तान को चले जाता है। जैसे कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो 7.3 मिलियन का मुझे मिला है, इसमें 2 स्टूडेंट जो है वो एमफिल के फंडेड है जिनको रिसर्च मैं करवाऊँगा, लेकिन स्कॉलरशिप जो है वो 20,000 रुपया पर मंथ एचईसी पाकिस्तान देगी। और इसके अंदर एक स्टूडेंट जो है वो पीएचडी का है जिसकी 3 साल की फंडिंग जो है वो 25,000 रुपया पर मंथ है, लेकिन रिसर्च हमारी लैब में करेगा, मेरी सुपरविज़न में करेगा, लेकिन उसको स्कॉलरशिप एचईसी पाकिस्तान देगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर जैसे एचईसी फंड देती है तो उसका मैकेनिज़्म ऐसा बनाया जाए कि वो जल्दी जो है वो सारी जो फॉर्मेलिटी है यूनिवर्सिटी की वो कवर हो जाए। और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फ़ंड तो मिल जाता है लेकिन यूनिवर्सिटियों के अंदर स्पेस नहीं होती, लैब बनाने के लिए वो जगह नहीं होती। अब वो जो प्रोजेक्ट में पैसे देते हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं देते, वो तो उन्होंने जो स्टूडेंट की फंडिंग होती है वो जो उसने रिसर्च काम करना है जो उसके लिए होता है सिर्फ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर लैब नहीं होगी तो काम नहीं होगा। अगर एक को जिस फील्ड के अंदर वो जो उसको प्रोजेक्ट मिलता है उस फील्ड के रिलेटेड उसके पास सेंसेस के जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें होनी चाहिए और करैक्टराइजेशन टेक्निक के हवाले से वो चीज़ें होनी चाहिए, तब देन वो जो प्रोजेक्ट के आगे रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे, फिर वो जो है डेली लाइफ में भी उसको फ़ायदा होगा, बल्कि उसके अंदर कोई नेशनल पेटेंट वगैरह या इंटरनेशनल पेटेंट वो निकलेगा, वो बाकायदा ग्रांट होगा, ग्रांट होने के बाद फिर जो है वो कमर्शलाइज की तरफ जाएगा। क्योंकि जो रिसर्चर है उसने कमर्शलाइज नहीं करवाना, उसने तो सिर्फ प्रोटोटाइप बना के देना है, आगे जो कमर्शलाइज करना है वो इंडस्ट्री के जो लोग हैं
जिन्होंने आगे मार्केट में वो कमर्शलाइज करना है, अगर वो उनका लिंकेज नहीं है तो वो जो काम किया हुआ है उसका हमारी जो नेशन है उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सर आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, उसमें किस हद तक इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है? हमारा कामसट यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है, अगर हम देखें तो पंजाब के जितने डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, रिसर्च फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा फैसिलिटी है और फैकल्टी भी सबसे ज़्यादा है। हमारे पास स्टूडेंट भी जो है अगर हमारे पास स्टूडेंट क्यों आए, यानी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है कामसट यूनिवर्सिटी लाहौर डिपार्टमेंट को जो है वो क्यों दे। इस हवाले से अगर देखें हमारे पास फैकल्टी भी है और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट भी हैं, लैब भी है और मोटिवेशन भी है। तो इस हवाले से जो स्टूडेंट हमारे कामसट यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा एज ए BS स्टूडेंट या MPhil स्टूडेंट या PhD स्टूडेंट, तो वहाँ पे वो काफ़ी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सीख के भी जाएगा और जो डेली लाइफ के अंदर अगर उसने पेपर पब्लिश करना है या उसने कोई पेटेंट लेना, इंटरनेशनल पेटेंट लेना, बल्कि हमारे कामसट यूनिवर्सिटी लाहौर डिपार्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अच्छी जगह पे PhD कर रहे हैं, पोस्ट डॉक किया हुआ है, बल्कि वो सीनियर रिसर्चर हैं। जैसे अभी मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी ये 27-28 फरवरी को, इसमें हमारे जो कीनोट स्पीकर थी वो मैडम ताइबा हसन थी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थी, और बाकी भी जो ऑनलाइन स्पीकर थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे अपने कामसट यूनिवर्सिटी के जो स्पीकर थे जो वहाँ पे सीनियर फेलोशिप हैं, जो पोस्ट डॉक रिसर्चर हैं। ऐसे जर्मनी के अंदर हमारा अपना स्टूडेंट था और स्वीडन के अंदर हमारा अपना स्टूडेंट था जो उसने पोस्ट डॉक किया, चाइना के अंदर हमारे अपने स्टूडेंट है। तो इस हवाले से काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि कामसट यूनिवर्सिटी जो है इसका डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स जो है वो हमारी नेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन डाल रहा है। तो लेकिन इसको और ज़्यादा बेहतर भी किया जा सकता है अगर हमारे पास स्टूडेंट और आएँ। हमारे पास लेबर के ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं, अगर इसके साथ जो बाकी ओपन मेरिट के ऊपर वो स्टूडेंट की तादाद बढ़े, लेकिन हम कोशिश भी कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएँ और वो जो हमारे पास फैसिलिटी है, टीचर की जो एक्सपर्टी है उसको लें और वो आगे डिलीवर करें। सर कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब के काम को आप कैसे देखते हैं? सर मैं समझता हूँ कि कासिम अली शाह साहब और उनकी फाउंडेशन का काफ़ी अच्छा है। पहले वो मोटिवेशनल स्पीकर थे, उससे भी काफ़ी लोग इम्प्रेसिव थे, अभी उन्होंने ट्रस्ट बना लिया तो माशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना वो इसको काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में 2-3 ऐसे कौन से आप काम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हो जाएं जिससे रिसर्च की फील्ड में थोड़ा फ़ायदा हो जाए? एक तो मैं ये जो है समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना सेंट्रल लैब जो है, जैसे हम बाहर स्कॉलरशिप दे के स्टूडेंट को भेजते हैं तो वो तो सिर्फ स्टूडेंट जो है अगर उधर से उनकी एक्सपर्टी के अकॉर्डिंग काम करके तो आ जाते हैं। इधर हमारे पास काम करने के लिए लैब नहीं होती, अगर लैब नहीं होगी, फैसिलिटी नहीं होगी तो वो उसकी PhD का पाकिस्तान के अंदर आके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई एक अच्छी सेंट्रल लैब जो है वो बने जिसके अंदर वर्ल्ड लेवल के इंस्ट्रूमेंट हों, बल्कि बाहर से लोग फेलोशिप करने हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन कामसट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का डिपार्टमेंट के अंदर हमारे टवास का जो स्कॉलरशिप है उसके लिए रिकमेंडेड है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं। तो इसलिए अगर पाकिस्तान, हमारी पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दें कि हमारे जो रिसर्चर के लिए, टीचरों के लिए सेंट्रल लैब जो है अच्छी बना के दें जिसके अंदर वर्ल्ड लेवल के इंस्ट्रूमेंट हो, तो इंशाल्लाह हमारे जो रिसर्चर है वो भी उस लेवल का काम करके देंगे जिस लेवल का USA, UK या बाकी कंट्रियों में हो रहा है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ख़ास तौर पे अवेयरनेस के लिए कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और अपडेट नॉलेज, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए ये कॉन्फ्रेंसेस की कितनी अहमियत है? सर मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्रेंस जो है ना वो होनी चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च और साइंस के अंदर इसका बड़ा की रोल है। तो ये अगर हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्फ्रेंस हो, इससे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग होगी, एक्सपर्टी डेवलप होगी।
जो इंटरनेशनल जो लोग काम कर रहे हैं उसका नया इंट्रोडक्शन जो है वो कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलेगा, उसका आइडिया मिलेगा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और इसके अंदर ये है कि औरग डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की HEC को भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर को मोटिवेट करना चाहिए, फ़ंड भी देना चाहिए। यूनिवर्सिटियों को भी जो है वो खुले दिल से जो है वो फंड में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी और HEC फंड देगी तब भी जो टीचर रिसर्चर हैं वो अच्छे टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्रेंस करवा सकेंगे। तो इस हवाले से जो बाहर से अच्छे स्पीकर हमने इनवाइट करने हैं तो उसके लिए भी वो फंडिंग की ज़रूरत होती है। हमने भी जो 27-28 फरवरी को कामसड़ यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में करवाई थी, लेकिन हमारे पास जो है वो फंड की कमी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में से जो फ़ंड को जनरेट कर लिया था। उसमें लकी मरवत यूनिवर्सिटी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तावन किया था हमारे साथ। डॉक्टर औरंगज़ेब साहब है वाइस चांसलर, उनका भी बड़ा उसके अंदर जो है ना रोल था। अगर ऐसे रिसर्चर जो है कॉपरेटिव हमारे वाइस चांसलर हों तो फिर इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम जो बाहर की दुनिया में रिसर्च हो रही हैं तो हम भी उसको इंशाल्लाह मीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर अली साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने बात की कि लैब्स की हमारे मुल्क में उस तरह से एक तो लैब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और फिर अगर हैं तो वो उतनी फंक्शनल नहीं है जितनी कि बाहर के ममालिक में है। तो इस पर अगर काम कर लिया जाए हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।